हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी मिस मत करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज की क्लास है नेशनल जीके से संबंधित और नेशनल जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इस क्लास में करवाए गए हैं और इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और इनका डिटेल सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सिर्फ आंसर सोल्व करवाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि पीछे के जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके तरह के और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगली बार पेपर में क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो जो नेशनल जीके है उसमें इंक्लूड रहेगी हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक, यानी कि नेशनल जीके का पूरा पोर्शन प्रीवियस ईयर पेपर का आज हम करेंगे और आप उसमें देखना कि आपका क्या स्कोर रहता है, आप कितने क्वेश्चन उसमें से कर पाते हो। इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और कैसी चल रही है। तो बिना देरी के, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में 4 से 5 क्वेश्चन संजो कर रखता है। मैं एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 4 से 5 और क्वेश्चंस की डिटेल आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मेरिनो भेड़ की एक प्रजाति है मेरिनो। ये पूछना चाह रहा है कि उसका ओरिजिन कहाँ है, वो कहाँ से उत्पत्ति है उसकी। ऑप्शन ए है स्पेन, बी है भारत, सी है पाकिस्तान और डी है बांग्लादेश। तो राइट ऑप्शन है स्पेन। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये ऑप्शन है आपका स्पेन से हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर मेरिनो जो है वो स्पेन की है तो भारत की कौन सी है। तो भारत की जो भेड़ की प्रजातियां हैं वो एक तो है मारवाड़ी और एक है लोही। और भारत में एक प्रजाति और है चोखला, जो कि राजस्थान से संबंधित है, यानी कि चोखला भेड़ की ही प्रजाति है जो कि राजस्थान से संबंधित है, जिसको भारत की मैरिनो कहा जाता है। भारत की मैरिनो किसको कहा जाता है? चोखला को। भारत की मैरिनो चोखला जो प्रजाति है राजस्थान की भेड़ की ही प्रजाति है, मैं भेड़ के बारे में बात कर रही हूँ, उसको कहा जाता है। ठीक है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ जब भी आप चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इनके साथ आपको एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 से 5 क्वेश्चन अलग से करवाए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपको ना उनके नोट्स बनाने चाहिए। तो आप पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठे हैं, अपने नोट्स बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच एक सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत के और किसके बीच एक सीमा रेखा है। ऑप्शन ए चीन, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है चीन। बिल्कुल ठीक कर रखा है इस बच्चे ने, चीन है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। अब आ सकता है ये कब बनी थी ये रेखा, कब इसको बनाएगा। तो 1914 में जो भारत में शिमला समझौता हुआ था, यानी कि 1914 में भारत क्या नहीं हुआ था, आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब ये बनी थी। एक शिमला समझौता हुआ था 1914 में, तब मैकमोहन रेखा बनाई गई थी। उस समय ब्रिटिश भारत के सचिव थे, जिनका नाम ये हमारे जो प्रधानमंत्री है मनमोहन जी, उनके ऊपर ये नाम नहीं है। हाँ, भारत जब ब्रिटिश भारत के अधीन था, मतलब भारत अधीन था ब्रिटिश के, तब जो हमारे जो सचिव थे उनका नाम था मैकमोहन के, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम मैकमोहन रेखा रखा गया है। ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का जो एरिया है उसको कवर करती है। अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत का जो एरिया है उसको कवर करती है। इसकी जो लंबाई है मैकमोहन रेखा की वो 890 किलोमीटर के अराउंड है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, एक ऑप्शन है पाकिस्तान और बांग्लादेश। चीन का तो हो गया, तो भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है। तो भारत पाक के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ
रेखा है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब बनाई गई थी ये नियंत्रण रेखा, रेड क्लिफ, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और बांग्लादेश, जिस टाइम भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, तो उस टाइम यही रेखा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप पठार के किस दक्षिण बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यानी कि जहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है कार्डामम की पहाड़ियाँ, बी है नीलगिरी की, सी है मृदुमलाई की पहाड़ियाँ और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जहाँ पर आपकी पूर्व और पश्चिमी घाट का मिलन होता है उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये कौन कौन से इसमें स्टेट्स में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका को कवर करती है, ठीक है। नीलगिरी का जो नाम है, इनको ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं, ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की पहाड़ियों की, उसको बोलते हैं डोडा बेटा की चोटी, डोडा बेटा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना डोडा बेटा की जो चोटी की जो ऊंचाई है वो क्या है, ठीक है, ऊंचाई। ओके, ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद ये फर्स्ट ऑप्शन था कार्डामम की पहाड़ियाँ, यानी कि नाम से ही लग रहा है ना, ये इंग्लिश में लिखा है ना कार्डामम की पहाड़ियाँ, तो इसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। हिंदी में क्या हो गया, इलायची की पहाड़ियाँ। तो देखो एग्जामिनर भी स्मार्ट है, उन्होंने इलायची की पहाड़ियाँ ना देकर कार्डामम मतलब बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पर इलायची ज़्यादा होती हैं। तो ये कौन से स्टेट्स में है, ये केरला और तमिलनाडु, क्योंकि उन्हीं स्टेट्स में ज़्यादा होती है ना इलायची वगैरह। ये नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ी है उनके नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT का क्या मतलब है। वैसे ये क्वेश्चन तो कंप्यूटर का है, पर अब आ गया है तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कंप्यूटर की मैं और क्लास अलग से करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक्स में किसका रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन ए विलुप्त प्रजातियाँ, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, बी लुप्त प्रजातियाँ, लुप्त प्राय प्रजातियाँ, सी सामान्य प्रजातियाँ और डी आक्रामक प्रजातियाँ। तो राइट आंसर है इसका, सही टिक लगा रखा है, लुप्त प्राय प्रजातियाँ। अब बात आता है कि रेड डाटा बुक जो है उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, मतलब कौन पब्लिश करता है उसको। तो करता है IUCN की फुल फॉर्म आप लिख ले, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये भारत में ऐसी प्रजातियाँ जिनकी जो प्रजाति है उन पे संकट आया हुआ है, उनको बचाने के लिए रेड डाटा बुक उनमें रिकॉर्ड रखता है, मतलब अब खत्म होने वाली है उनके लिए। सामान्य प्रजातियाँ वैसे भी नहीं आएगी, आक्रामक, इन दोनों में थोड़ा सा हो सकता है, तो आपको याद रखना है लुप्त प्राय प्रजातियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स हैं। तो भारत में अभी फ़िलहाल ऑप्शन ए है 1014, बी है 106, सी 108 एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है बी 106। भारत में अभी कितने नेशनल पार्क है, 106। आपसे फर्स्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा सकता है कि पहला नेशनल पार्क क्या है और कब बना था। तो पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था। कब बना था, 1936 में। क्या नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड में। कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड में है। क्या नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए है जयपुर, बी है पुणे, सी है श्रीनगर एंड डी है मुंबई। राइट आंसर है श्रीनगर। ठीक है, WCC की यहाँ तो दे रखी इन्होंने फुल फॉर्म, याद रख लेना, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। क्या है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। इसको किसमें शामिल किया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने? विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में शामिल किया है। क्यों किया है श्रीनगर को? इसके किसी भी क्षेत्र का कोई विशेष चीज़ होती है ना, उसके लिए करते हैं, तो इसको कब किया है? मतलब वहाँ की हस्तशिल्प के लिए। कई चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ का श्रीनगर का पश्मीना शॉल बहुत ही फेमस है, और भी कई चीज़ें हैं, उन सबको मिलाकर श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर में WCC के द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई है। इसके अलावा तीन शहर और हैं जिनको WCC ने विश्व शिल्प शहर में मान्यता दी गई है। कौन कौन से हैं मैं नाम बता देती हूँ आपको। जो तीन शहर हैं जिनको WCC ने विश्व शिल्प शहर में के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, वो है पहला जयपुर। पता ही आपको जयपुर कहाँ है? राजस्थान का। सेकंड है मल्लापुरम नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ का है, कर्नाटका का। एंड थर्ड है मैसूर कहाँ का है? सॉरी, ये कर्नाटका का नहीं है, मैसूर है कर्नाटका का, तो ये तमिलनाडु का है। मल्लापुरम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मल्लापुरम तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 अगस्त, बी 29 अगस्त, सी 22 मार्च एंड डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज 29 अगस्त। अब ये बात आ रही है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। उस दिन को 29 अगस्त को, उस दिन को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ था? ये 2012 से शुरू हुआ था। ठीक है, अब मेजर ध्यानचंद जी क्या है? हॉकी के जादूगर हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। इन्होंने ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीते थे। गोल्ड मेडल लगातार जीते थे। कौन कौन से ओलंपिक थे? 1928 वाला ओलंपिक जो कि एम्स्टर्डम में हुआ था, 1932 का जो कि लॉस एंजल्स में हुआ था, और 1936 वाला जो कि बर्लिन में हुआ था। तीनों में लगातार गोल्ड मेडल जीते थे। 1932 है ये। ठीक है, इसमें इसलिए जो हमारा सबसे बड़ा प्राइज़ है राजीव गांधी पुरस्कार, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और ये कब किया गया था? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी का नाम बदल के जो राजीव गांधी पुरस्कार है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? ये क्वेश्चन आ सकता है, मेजर ध्यानचंद। कई बार आया भी है पेपर में, ध्यानचंद पुरस्कार कब रखा है? ये 2021 में। डेट भी याद करनी हो तो लिख लेना, 6 अगस्त 2021 में। अगस्त वाले महीने में ये है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इन्होंने 3 बार लगातार 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। इसीलिए इनका जो जन्मदिन है उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, और नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाने की शुरुआत 2012 से की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 दिसंबर को मनाए गए इंटरनेशनल डे, ये देखो इसमें लिखा है, हिंदी वाला देख लेते हैं, सॉरी। हाँ, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 11 दिसंबर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2023 के हिसाब से जो ये एग्जाम हुआ होगा 2024 में हुआ था शायद, 2023 का मतलब 2024 में करंट के लिए पूछा गया था। लेकिन इसका आंसर बता देती हूँ मैं कि 11 दिसंबर को जो इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी ऑप्शन ए है पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, पर्वतीय जैव विविधता की पुनर्बहाली और पर्वतों और ग्लेशियरों की पुनर्बहाली। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन है ए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को रिस्टोरिंग करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, रिजुपेव तकनीक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बांध निर्माण, बी सड़क निर्माण, सी शहरी वन निर्माण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सड़क निर्माण।
रिजुपेव तकनीक क्या है? ये जो हमारे सड़क बनाता है CSIRCRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने सड़क निर्माण में एक रिजुपेव तकनीक का क्या है, जो कि ज़्यादा ऊंची जगह पर पहाड़ों वगैरह में जो बनाई जाती है ना सड़क, उनके लिए कोई एक टेक्निक का यूज किया है, उसका नाम है रिजुपेव टेक्निक, टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1998, बी है 2015, सी है 2010 एंड डी है 2004। राइट आंसर इज 2004। यूनेस्को की जो उनके शहर, यूनेस्को के शहर पूछा इन्होंने, यूसीसीएन की स्थापना कब की गई? 2004 में की गई। कब की गई थी, क्यों की गई थी? दो शहरों के बीच इंटरनेशनल लेवल पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसमें हमारे इंडिया के 8 शहरों को जोड़ा गया है, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, ग्वालियर, लखनऊ और एक शहर और है, मुझे शायद केरल का कोई शहर है। ठीक है, तो याद रखना कब किया गया था। यूसीसीएन की स्थापना कब की गई थी? 2004। कमेंट करके बताना यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संघीय न्यायालय ने कब से काम करना स्टार्ट किया? संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये फेडरल कोर्ट है। राइट क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर 1937, बी है 1 अक्टूबर 1945 1945, 2 अक्टूबर 1930 यानी कि 2 अक्टूबर 1930, ऑप्शन ए इज राइट 1 अक्टूबर 1937। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया था 1935 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम पढ़ा होगा आपने पॉलिटिकल साइंस में। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। इसके जो फर्स्ट सीजेआई थे वो थे सर मॉरिस गिवियर, सर मॉरिस गिवियर। सर मॉरिस गिवियर, ये इसके फेडरल कोर्ट के थे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब भारत क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तो हमारे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज कौन थे, यानी कि सीजेआई कौन थे? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। आप हीरालाल से नाम से याद कर सकते हो, हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है बताना? सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? सुप्रीम कोर्ट 124 124 नंबर आर्टिकल में आता है। और अगर पूछे हाई कोर्ट तो इसका 214 214 में आता है हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आता है 124। इस तरीके से क्वेश्चंस याद क्या करो ताकि इजीली याद हो जाए, एक दूसरे से रिलेट हो जाए। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आपने सोल्व किया है तो आपको उसके आर्टिकल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक थी, होप सो आपको पसंद आई होगी। इन सभी क्वेश्चंस की ना आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हो। और आप जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ, जितनी भी मेरे पास पीडीएफ होती है या और भी कोई स्टडी रिलेटेड मटेरियल होगा, मैं उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कई बार मैं इतनी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक्स नहीं कर रहे। प्लीज़ लाइक्स करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप शेयर करोगे तो उसको भी अच्छी चीज़ें मिलेगी, हो सकता है उसको भी पसंद आए। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चलता रहे कि कब कब वीडियो आ रही है। प्लीज़, थैंक यू।